अखिलेश यादव ने अच्छी फाइट दी है, अच्छा कंटेस्ट दिया है। तो लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश है और उसमें बहुत बड़ा फैक्टर एक जयंत चौधरी का आरएलडी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। चन्नी साहब से इम्प्रॉबेबल टास्क की उम्मीद अब कांग्रेस इस समय कर रही है। देखिए, कैप्टन फैक्टर ये दूसरा बड़ा अजूबा निकल के सामने आया। हमारा कारण ये है कि हमने 6 महीने में तो कैप्टन साहब को एक्चुअली में उस तरह से काउंट ही नहीं किया। अकाली का ग्राफ बढ़ रहा है और बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है और ये दोनों ही ग्राफ, दरअसल आम आदमी पार्टी का ग्राफ अपनी जगह स्टैटिक है, वो अपने ही वोट बरकरार रख रही है। हरीश रावत सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बन के लगातार उभरे हैं हमारे ट्रैकर में, हम इसको बार बार बोल रहे हैं हैमर डाउन। सोचिए, अगर ये आम आदमी पार्टी के साथ में कोई अलायंस टाई अप कुछ अंडरस्टैंडिंग होती तो 2 राज्यों में बीजेपी के लिए दिक्कत हो जाती, गोवा में भी और उत्तराखंड में। इन 5 राज्यों में नुमाना अगर सबसे लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं ना, सबसे आसानी से जीता जाने वाला राज्य कांग्रेस के लिए दरअसल उत्तराखंड। नमस्कार, एबीपी न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 5 चुनावी राज्य और 10 फरवरी मतदान की तारीख जो बिल्कुल सामने आ चुकी है और ऐसे में आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल। आंकड़े आपने देख लिए हैं और इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख जी हमारे साथ मौजूद है। यशवंत जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए वक्त निकालने के लिए। तो सर, सबसे पहले तो यही कि 5 चुनावी प्रदेश, स्कोर 4-1 जहां से हमने शुरुआत की और अब इस पिक्चर में ट्विस्ट है, सर्वे यही बता रहा है। बिल्कुल, ट्विस्ट हर जगह पे है रुमाना, और यही तो मजा है इस लोकतंत्र का कि हर चीज में आप शुरुआत कहाँ से करते हैं और आप अंत होते होते कहाँ पहुंचते हैं। कैंपेन, लोगों का मिजाज, इसीलिए तो ट्रैकर बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप ये देखिए कि लोग कहते हैं ऐसे थोड़ी ना मूड बदलता है। अरे साहब, सुबह से लेकर शाम तक हमारा और आपका मूड कितना बदलता है, पहले ये देखिए, और फिर सोचिए कि पब्लिक का मूड कितना बदलता होगा। मुद्दे बदलते हैं, लोगों का मूड बदलता है, कैंपेन का असर होता है। बड़ी तादाद में लोग ऐसे होते हैं जो चुप होते हैं, जी। बोलते नहीं। उनका मन का मिजाज भांपने के लिए हम लोग को बीसियों तरीके के सवाल पूछने पड़ते हैं, क्योंकि सीधे वो जवाब नहीं देते हैं कि वो वोट किसको देंगे। तो तमाम चीजें करनी पड़ती हैं और उसके बाद में हम जो ट्रैकर लेके आते हैं एबीपी के साथ में, दरअसल अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट 1 साल से हमारा ट्रैकर हर इलेक्शन के पहले शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और सर वो जितनी बारीकी के साथ आपकी टीम जो है वो सर्वे के आंकड़े इकट्ठा करके लेकर आती है ना, उससे दर्शकों को भी बड़ा मजा आता है वो चुनावी मिजाज और चुनावी मूड जो है उसको समझने का। तो पंजाब से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी, वो जो मामला ये था कि सबसे बड़े दल के तौर पर तो बनी हुई है लेकिन बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पा रही है। फाइनल ओपिनियन पोल में भगवंत मान जो है वो पंजाब के लोगों के मन भा गए हैं। ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना सकती है। सी वोटर का बड़ा आंकड़ा ये कह रहा है। बड़ा आंकड़ा है और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ में जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 5 साल पहले हम दूध के जले हम छाछ भी फूंक के पी रहे हैं। 5 साल पहले भी आंकड़ों में आम आदमी पार्टी की लीड बहुत आई थी और जब नतीजे आए तो एक्चुअल में वोट में वो कन्वर्ट नहीं हुए। लेकिन हाँ, मुख्य विपक्षी दल तो देखिए वो बने। बिल्कुल। अभी अंतर क्या हो रहा है कि ट्रैकर में अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का ट्रेंड जो है वो 35 से 38% के बीच में दरअसल लगभग ये 6 महीने से स्टेबलाइज्ड है। आप अंदाजा देखें तो अंतर क्या पड़ा है। अंतर ये पड़ा है कि कांग्रेस ने एक रोलर कोस्टर राइड, रोलर कोस्टर से मतलब ये है कि एक बार बिल्कुल ध्वस्त हो गई, फिर चन्नी साहब के आने के बाद में करीब 4 से 6 हफ्ते एकदम से ऊपर चढ़ी, फिर लगा कि इस बार तो मामला चमत्कार हो जाएगा। लेकिन वो चन्नी साहब के गुब्बारे को सिद्धू जी ने सुई लेकर के इतनी जगह से फोंका, रोज फोंकते रहे जब तक कि उसकी बिल्कुल हवा नहीं निकल गई। आज स्थिति यह है रुमाना कि इतने बड़े मास्टर स्ट्रोक को भी ये वैसी स्थिति हो गई है कांग्रेस में कि उन्होंने बहुत अच्छा एक स्ट्राइकर बैट्समैन लिया टीम में, 2020 के मैच में 15वें ओवर में उसको उतारा और 15वें ओवर में उतारने के बाद में 4 ओवर तक वो बैट्समैन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़ा है और अब अंतिम ओवर में उससे उम्मीद है कि वो हर गेंद पे छक्का लगाए और आपको जिता दे। तो चन्नी साहब से एक इम्प्रॉबेबल टास्क की उम्मीद अब कांग्रेस इस समय कर रही है। दिन कितने रह गए हैं आप बताइए ना। आज 6 तारीख को उन्होंने डिक्लेयर किया, 7 तारीख है, 20 तारीख को वोट पड़ने हैं और ये तो तब है जब एक्चुअली में 10 को वोट पड़ने थे, वो 20 में ट्रांसफर हो गए। अदरवाइज तो मामला सब ऐसे ही चल रहा था। सर एक चीज और, ये पंजाब के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, यहाँ पर कांग्रेस को जो सबसे ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिल रहा है वो मालवा रीजन के अंदर है, जहां पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत रहती थी। तो क्या इसके पीछे कैप्टन फैक्टर भी है जो काम कर रहा है?
देखिए, कैप्टन फैक्टर ये दूसरा बड़ा अजूबा निकल के सामने आया रुमाना। कारण ये है कि हमने 6 महीने में तो कैप्टन साहब को एक्चुअली में उस तरह से काउंट ही नहीं किया। बीजेपी का 2-3%, कैप्टन साहब का 2-3% का ट्रैक्शन, या चीफ मिनिस्टर वाले में 4-5% का ट्रैक्शन जो निकल के हम काउंट कर रहे थे, हम उसका इलेक्टोरल डेंट अभी तक नहीं नाप पा रहे थे, क्योंकि वो लोग एक्चुअली में फॉर्मली सामने नहीं आए थे। टिकट सीट कौन सी है ये नहीं बटी थी। अब एकाएक ये समझ में आ रहा है कि दोनों के वोट मिला करके एक करीब करीब 8% के आसपास का वोटिंग ब्लॉक बन रहा है, जो स्वाभाविक सी बात है। उसमें बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के हिंदू जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, जो पिछली बार कांग्रेस को गए थे भाई आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। और इस समय पूरी ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि वो सारे वोटर बीजेपी की ओर एक्चुअली में वापस आ रहे हैं कंसंट्रेटेड तरीके से। कंसंट्रेटेड से मतलब यह है कि ये 8% 7% वोट कोई पैन पंजाब वोट नहीं है। मालवा में आपको पता है बीजेपी का कुछ भी नहीं है। मालवा में केवल और केवल पटियाला वाला जो इलाका कप्तान साहब का है, उसके आसपास की आप 9-10 सीटें मान लीजिए जहां पे वो लड़ेंगे। लेकिन अगर आप माझा और दोआबा में जाएं तो आप पाएंगे पठानकोट में जबरदस्त ट्रैक्शन मिल रहा है गठबंधन को, गुरदासपुर में जबरदस्त ट्रैक्शन मिल रहा है, अमृतसर में भी अच्छा खासा मिल रहा है, जालंधर में बहुत जबरदस्त। जालंधर में 3 सीटों पे इस समय बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है, जो हमारे पास में आंकड़े हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये जब आप केवल 5 जिलों में इनके वोट को कंसंट्रेटेड कीजिए तो ये 7-8% की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये 25 से 30% वोटों की लड़ाई लड़ रहे हैं उन जिलों में। और आप जानती हैं कि जब चौतरफा वोटों का बंटवारा होता है तो 25% वोट भी एक विनिंग वोट होता है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो जो गठबंधन अब से 6 हफ्ते पहले तक हम बात ही नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ द ब्लू एकदम से वो 25-30 सीटों पे नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई में कंसंट्रेटेड। और अगर कहीं उसमें से 10 से 15 सीटें एक तरह से खींच ले गए वो, तो ये अपने आप में एक नया फैक्टर निकल के आ जाएगा पंजाब की पॉलिटिक्स में। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है ये बीजेपी के साथ में एक बड़ा ही अजीबोगरीब एक ये एंगल हो गया है इस इलेक्शन में, जिसको हमने अभी तक बहुत हल्के से लिया था। लेकिन अब जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि हमारी ये गलती थी कि हमने इसको हल्के में लिया। क्योंकि एक क्या थे रोमाना, पंजाब का जो किसान आंदोलन था उसके कारण बीजेपी को लेकर के इतनी नेगेटिविटी थी कि हम मान ही नहीं रहे थे कि ये कहीं से रेस में या किसी भी तरीके से उसमें आएंगे। लेकिन जो हम भूल जाते हैं अक्सर ऐसी चीजों में कि पूरा किसान आंदोलन का जो एक नेगेटिविटी थी उसके रिएक्शन में वहां पर भी एक अलग किस्म का पोलराइजेशन है, और वो कम्युनल है। क्योंकि इस पूरे आंदोलन और इस सब के चक्कर में बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता शहरी जो हैं वहां के, उनको एक अपना अलग तरीके का डर लगा 80 के दशक की राजनीति का, और उस डर के कारण एक काउंटर पोलराइजेशन भी है, और जो उसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, पंजाब पर और कोई आप कमेंट करना चाहेंगे? उसके बाद मैं अगली स्टेट का रुख करूं। केवल ये कि जहां से अगर 15 दिन कांग्रेस अपने को नहीं संभाल पाई रोमाना, तो कहीं कांग्रेस मेल्टडाउन वाली सिचुएशन में न जाए, ये खतरा रहेगा। और क्योंकि अकाली का ग्राफ बढ़ रहा है और बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, और ये दोनों ही ग्राफ, दरअसल आम आदमी पार्टी का ग्राफ अपनी जगह स्टैटिक है, वो अपने ही वोट बरकरार रख रही है, लेकिन सीटों में इजाफा शायद इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस जो है वो नीचे जाएगी। जितना बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा, जितना अकालियों का ग्राफ बढ़ेगा, वो सीधी डेंट केवल और केवल कांग्रेस के खाते से। ये बड़ी बात सर आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो वाकई में आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज उतना ही है जितना हम देख रहे हैं कमोबेश पिछले दिनों में, लेकिन वो जो कांग्रेस का वोट परसेंटेज था वो छिटका है, और वो निकलकर कैप्टन साहब, बीजेपी गठबंधन और अकालियों की तरफ छिटक रहा है। और इसी का नुकसान कांग्रेस को यहाँ पर, क्योंकि उसके पास सत्ता है, वो हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, और फायदा सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को, जो अभी तक सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन अब तो बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई सी वोटर के सर्वे में नजर आ रही है। अगला राज्य उत्तराखंड, सत्ता की रोटी अदल बदल का खेल यहाँ पर चलता है, और इस बार उत्तराखंड के मन में क्या है, सी वोटर का सर्वे पता नहीं लगा पा रहा है सर, मामला बहुत बराबरी का है। हमको इतना पता है रोमाना कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन उस बदलाव के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता हावी है। हरीश रावत सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बन के लगातार उभरे हैं हमारे ट्रैकर में, हम बार बार बोल रहे हैं, हैमर डाउन कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि यहां पर भी कांग्रेस ने खुद अपने समीकरण बिगाड़े हैं। अगर कांग्रेस उत्तराखंड नहीं जीत पाती है तो इसका दोष केवल और केवल उनके मैनेजमेंट को है कि हरीश रावत को इतने दिन तक उन्होंने पंजाब में उलझाए रखा, उनको कमान नहीं दी। और आज हम जब बात कर रहे हैं रोमाना, सच्चाई ये है
ऑफिशियली आज भी हरीश रावत कोई चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के। जैसे पंजाब में तो घोषणा हो गई, उत्तराखंड में नहीं हुई। इन 5 राज्यों में रोमाना अगर सबसे लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं ना, सबसे आसानी से जीता जाने वाला राज्य कांग्रेस के लिए दरअसल उत्तराखंड। तो ये दिस स्टेट इज फॉर कांग्रेस टू लूज। अगर 3 मुख्यमंत्री कोई चुनावी इतिहास में देश में रोमाना एक भी उदाहरण नहीं है कि किसी पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदले हो, सत्ता में दोबारा आ गई। हमने महाराष्ट्र में कांग्रेस का देखा, हमने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का देखा जो हाल हुआ, और आज की तारीख में बीजेपी रेस में है, यही बहुत बड़ा चमत्कार। और उसका चमत्कार का कारण केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी की शायद लोकप्रियता वहां पे हो सकती है, उसके अलावा और कोई मैं उसका कारण नहीं देख पा रहा हूं। क्योंकि 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद में बीजेपी का जीतना नहीं बनता। बीजेपी जीतेगी तो चमत्कार है, चमत्कार भी नहीं कहना चाहिए, कांग्रेस की कमी। मैं ये बिल्कुल सर, आपने जो बात कही ना वो मतलब मुझे ध्यान आ रहा है कि जिस तरीके से थाली में परोस कर कोई चीज दी जाती है ना, बिल्कुल इसी अंदाज में सत्ता जो कांग्रेस के सामने थी, लेकिन अपनी कमजोरियां इतनी कांग्रेस पार्टी की कि वो सामने थाली में सजी हुई सत्ता थी पर वो उसको हासिल नहीं करती हुई नजर आ रही है, मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी वो कोई खास किसी का भी खेल बिगाड़ नहीं पा रही है। आम आदमी पार्टी को काउंट 10% कांग्रेस का 13% के आसपास। ठीक है ठीक है ठीक है, कांग्रेस का खेल बिगाड़ रही है, क्योंकि अगर ये बाइपोलर कंटेस्ट होता रोमाना तो आम आदमी पार्टी को मिलने वाले ये 10% वोट पूरी तरीके से कांग्रेस के खाते में जाते हैं, क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी के वोट, ठीक है, सरकार से नाराजगी के वोट हैं। बीजेपी बहुत प्रसन्न होगी आम आदमी पार्टी अगर इतने वोट पाती है वहां पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अगर वोट मिल रहा है तो वो कांग्रेस के खाते से जाने से रुक रहा। और सोचिए अगर ये आम आदमी पार्टी के साथ में कोई अलायंस टाई अप कुछ अंडरस्टैंडिंग होती तो 2 राज्यों में बीजेपी के लिए दिक्कत हो जाती, गोवा में भी और उत्तराखंड में भी। फिलहाल तो कांग्रेस के सामने संकट है कि कैसे वो ये बोले, और दरअसल ये संकट भी कांग्रेस का खुद का है। जितने दिन 1 साल तक हरीश रावत उत्तराखंड से हटाए गए, पंजाब में जुझाए गए, उतने ही समय में आम आदमी पार्टी को मौका लगा अपनी अपनी जगह बनाने का। अगर हरीश रावत पहले दिन से अल्टरनेटिव की तरह दिए गए होते तो आम आदमी पार्टी के लिए वोट वहां पड़ते। तो सर आपने क्योंकि गोवा का भी यहाँ पर जिक्र कर दिया, तो जिस तरीके से उत्तराखंड में हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है, क्या उसी भूमिका में बीजेपी के लिए गोवा में आम आदमी पार्टी है? बिल्कुल, बीजेपी का काम तो आसान हो रहा है। बीजेपी देखिए, गोवा एक और राज्य ऐसा है जहां बीजेपी का बनता नहीं है जीतना। 10 साल की इनकम्बेंसी, पिछली बार बीजेपी हरा दिया था, पब्लिक ने जनादेश जो दिया था बीजेपी को हराने का दिया था, यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी के हार गए थे। तब भी जोड़ तोड़ की राजनीति में कांग्रेस पिछड़ गई, सरकार बन गई। आज की तारीख में इनकम्बेंसी और बदलाव की आप अगर सवाल देखें तो बहुत बड़ी पब्लिक कह रही है कि भाई हम बदलना चाहते हैं, लेकिन वही स्थिति है कि अपोजिशन पूरा फ्रेगमेंटेड है। आम आदमी पार्टी ने हमारे ट्रैकर में वोटों की तो बड़ी स्विंग ली, अभी वो वोट एक्चुअल में पड़ेंगे और वो एक्चुअल में सीटों में कन्वर्ट होंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस की पदपिटी हुआ। अगेन अगर वहां पे किसी भी किस्म की अंडरस्टैंडिंग होती, इन दोनों के वोट मिला दीजिए तो पता लगेगा आपको कि बीजेपी से 20% ज्यादा वोट हैं इनके, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट, यानी अपोजिशन का वोट जो है। और रही बात एक और जो बड़ी बड़ी एंट्री हुई वहां पे तृणमूल कांग्रेस की, वो तो नतीजे आएंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि तृणमूल कांग्रेस जो है दरअसल गोवा में उतनी ही ज्यादा पॉपुलर है जितनी डीएमके पश्चिम बंगाल में पॉपुलर है। तो इसलिए उसमें अभी इस पे अब कुछ ज्यादा बात करने को है नहीं। ठीक है सर, तो गोवा और उत्तराखंड जहां पर सत्ता विरोधी वोट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इससे बिल्कुल उलट तस्वीर उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां लड़ाई बिल्कुल आर पार की, और वहां पर जो सत्ता विरोधी वोट है मतलब वो चेहरा अखिलेश यादव का है, ये लोगों ने मन बना लिया है, और लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश, यही है मिजाज। बिल्कुल यही है, लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश है, और उसमें बहुत बड़ा फैक्टर एक जयंत चौधरी का आरएलडी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि वो उन्होंने जाट मतदाताओं की अपनी लीडरशिप जो थी अपने दादाजी की, अपने पिता की, वो पूरी तरह से निभा ली है। मुझे लग रहा है कि वो उन्होंने पकड़ ली है, और सीटें कितनी आएंगी ये तो समय बताएगा। मेरा मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एसपी का जितना भी अपस्विंग है वो आरएलडी और जयंत चौधरी के कारण। बियॉन्ड दैट दरअसल जितने बड़े गठबंधन की बात अलग अलग नेताओं, छोटे पार्टियों, राजभर जी के साथ में या मौर्य जी के आने से जो बात हो रही थी, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसका कुछ जिलों में असर जरूर है,
लेकिन उस वही जैसे जो हम बात कर रहे थे ट्रैकर में कि 35% की सीलिंग, ये जो ग्लास सीलिंग है, क्या ये अखिलेश यादव तोड़ पाएंगे? तो फिलहाल ट्रैकर के आंकड़ों में और हमारे इस ओपिनियन पोल में अभी तक ये नहीं दिखाई दिया कि वो 35% की सीलिंग को तोड़ते हुए हमें अभी तक नहीं दिखाई दिए। एक बार केवल एक हफ्ते में हुआ था जब 36% तक उनका आंकड़ा पहुंचा था, फिर उसके बाद वापस 33-34 उस पर लुढ़क के नीचे आ गया था। और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो रोबाना हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे दोनों साइड से नहीं हुए। ये बड़ी ऑड बात है, क्योंकि हमको ये भी उम्मीद थी कि जब हम प्रोजेक्ट कर रहे थे कि बीजेपी को करीबन करीबन 101 सीटों का नुकसान होगा, शुरू से हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी उन सीटों पे बड़ी तादाद में टिकट काटेगी, लेकिन नहीं बदले। इसका मतलब बीजेपी घबरा गई इस बात से कि हम टिकट बदलेंगे और ये लोग छोड़ के जाएंगे तो उसका मैसेज अच्छा नहीं होगा, और ये बीजेपी को हो सकता है बीजेपी की समस्या और बढ़ा दे पूर्वांचल, क्योंकि अगर टिकट नहीं काटे जाएंगे तो सिटिंग एमएलए की इनकम्बेंसी और अंत में ले दे के फिर एक ही तुरुप का इक्का है बीजेपी के पास में, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता। तो दरअसल 100 सीटों का नुकसान वर्सेस प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री कितना डैमेज कंट्रोल करते हैं इस पूरे नुकसान से उस पे है। अखिलेश यादव ने अच्छी फाइट दी है, अच्छा कंटेस्ट दिया है, और माइक्रो मैनेजमेंट उनका कैसा होगा इस पे डिपेंड करेगा बहुत कुछ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह की लीड उनको अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मिलती है तो मामला फंस जाएगा, क्योंकि बीजेपी 230 के आसपास जो है वो है, लेकिन कोई ये लीड ऐसी नहीं है बहुत बड़ी सीटों के मामले में कि वो परेशानी में अपने को काउंट न। बिल्कुल सर, दरअसल मैं यही जानना चाह रही थी कि सी वोटर किस जो ट्रैकर है हमारा, उसमें जिस तरीके से हम ट्रैक कर रहे हैं तो हमने 4 रीजन्स पे डिवाइड किया हुआ है उत्तर प्रदेश को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड। अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा 136 सीटें आती हैं, या फिर पूर्वांचल जहां 130 सीटों का चंक है, कहां पर मामला जो है वो ज्यादा करीबी है, कहां पर टक्कर आर पार की है? पेंडुलम की तरह से है। हुआ क्या है रुमाना कि जब हमने ट्रैकर शुरू किया था उस समय ऐसा लग रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश बीजेपी स्वीप करे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रैकर के अंदर आते आते अब हम देख रहे हैं टिकट बंटने के बाद में कि जितने बड़े नुकसान की उम्मीद बीजेपी के अगेंस्ट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी, बीजेपी का उतना नुकसान नहीं हुआ, कम हो रहा है उससे। लेकिन जितने बड़े स्वीप की उम्मीद बीजेपी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में थी वो स्वीप नहीं हो रहा है, वहां नुकसान बढ़ रहा है, तो ये बैलेंस आउट हो रहा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान कम क्यों हो रहा है? उसका कारण यह है कि जब तक टिकट नहीं बटा था रोमाना, तब तक समाजवादी आरएलडी के लिए जितना सेंटीमेंट था पैन रीजन दिख रहा था। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में यह समझ में आ रहा है कि जाट मतदाताओं का सबसे ज्यादा रुझान दरअसल केवल आरएलडी और जयंत चौधरी के लिए सबसे ज्यादा है, उसके बाद में नॉन मुस्लिम जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और लीस्ट उनका रुझान है समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है सर। तो ये एक अलग अलग हिस्से की तरह से वोटों का बंटवारा आ रहा है, तो उसमें एक बीजेपी को नुकसान भरपाई करने की एक क्या कहते हैं एंगल मिल गया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसा शुरुआत में लग रहा था क्लीन स्वीप होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 4-5 जिले में ओम प्रकाश राजभर नुकसान करेंगे, 4-5 जिले में मौर्य साहब नुकसान करेंगे, 4-5 जगहों पे और लोकल मिला मिलू के पता लगेगा कि एकदम से बीजेपी को कि 50-60 सीटें वहां पे ऐसी अटक गई जो बीजेपी बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो अटक जाएंगी। मैं इसी पर आना चाह रही थी, क्योंकि अगर आप 2019 वो लोकसभा चुनाव था, वहां पर वोट शेयर बीजेपी का 49%, 50% के आसपास जी। और सर अगर जितनी लोकसभा की सीटें बीजेपी ने जीती थी उसको अगर विधानसभा में कन्वर्ट किया जाए तो वो 50% के आसपास का वोट शेयर था, और वो सीटें विधानसभा की 275 आ रही थी सर, 325 से देखिए 325 से घट के 225 हो गई, जबकि उनको लोकसभा से करीब 8% ज्यादा वोट मिला। वही मेरा सवाल आपसे है ना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मतलब अभी का जो हमारा सी वोटर का सर्वे है इसमें करीब 41% के आसपास का वोट शेयर है। तो वही जो बात आप कह रहे हैं कि साहब ये सीटों के अंदर आकर ये मामला फंस सकता है, और ऐसे में सवाल ये कि मायावती क्या उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो जिस तरीके से कहा जाता है ना चुका हुआ फैक्टर, वो मान लेना चाहिए, क्योंकि वोट परसेंटेज तो हम देख रहे हैं घट रहा है, या फिर मायावती जो है उनकी भूमिका यहाँ पर रह सकती है? तुम्हारा बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा। देखिए राजनीति में नेवर से नेवर वाला हिसाब किताब है। मैं किसी भी नेता को कभी भी राइट ऑफ नहीं करता, क्योंकि नेताओं की एक अपनी सोशल कैपिटल बड़ी मेहनत की बनाई जी। आज हमारे ट्रैकर में जब हम 12-15% के आसपास उनके नंबर आ भी रहे थे,
तो भी ये 12-15% वो नंबर आ रहा था जो बिना कैंपेन के उनके नाम पर वोट देने को थे। अब ये देखिए, है ना। और 20-22% से वो 7-8% जो घटा, वो दरअसल वो 7-8% इसलिए घटा क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं ने पश्चिम बंगाल की तरह मन बना लिया कि बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ज्यादा उपयुक्त उम्मीदवार हैं, और बीएसपी के साथ में उनको एक नियत पे भी प्रश्न चिन्ह लगा। नियत पे प्रश्न चिन्ह कि भाई ये जीत जाएंगी तो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी, इसकी क्या गारंटी है, क्योंकि पहले भी बीजेपी के साथ में वो सरकार बना चुकी है। तो एक ही है, पश्चिम बंगाल में देखिए कि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस की जिसकी नियत पे भी शक नहीं कर सकते थे, क्योंकि फर्ज कीजिए रमाना कि पश्चिम बंगाल में अगर हंग असेंबली आती तो क्या हम और आप कल्पना कर सकते हैं कि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनवाते? जहां पे उनकी नियत पे कोई शक नहीं था, वहां पर भी उन्होंने उनको डंप करके ममता बनर्जी को सपोर्ट किया। तो यहां पर तो भरी पूरी बसपा की नियत पे भी शक है कि इनकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए वो 5-6% जो मुसलमान वोट उनके पास में जाता था वो बिल्कुल लॉक स्टॉक एंड बैरल एसपी को ट्रांसफर हो चुका है। अब वो इक्का दुक्का उन सीटों पे पड़ेगा बीएसपी को जहां पर एसपी रेस के बाहर होगा जी, और बसपा का कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट होगा, वहां तो वोट पड़ जाएगा। बियॉन्ड दैट मुस्लिम वोट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मायावती के अपने कोर वोट हैं, बहुजन समाज पार्टी के अपने कोर वोट हैं, मैं उनको हल्के में नहीं लेता हूं। 15% आज भी मैं मानता हूं कि उनका एक ऐसा रॉक सॉलिड वोट है जो अलग अलग जगहों पे कंसंट्रेटेड तरीके का, जैसे हमने पंजाब में बोला बीजेपी के लिए कि भाई 5 जिले में अगर कंसंट्रेटेड पड़ता है तो वो 7%, वो 30% की तरह होता है। वैसे ही 15-20 सीटें तो ऐसी मिनिमम होंगी जहां पे वो कंसंट्रेटेड पड़ेगा तो विनिंग वोट होगा गई मरी हालत में। तो इसलिए देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती अपने लिए किस तरीके का रॉक बॉटम देखती हैं। वो रॉक बॉटम भी उनका रॉक बॉटम एक्चुअल होगा कि नहीं होगा, ये अनप्रेडिक्टेबल है। और कहीं खुदा ना खास्ता, अभी हमने आपसे बात की कि जो मार्जिन्स हैं वो अजीब से हैं, जिसमें बहुत लंबी लीड लेकर हमने हरियाणा में देखा, बीजेपी को 9% की लीड थी हरियाणा में और हंग असेंबली हो गई। बिल्कुल, है ना। हमारा प्रोजेक्शन गलत हो गया तो माना, क्योंकि हमने तो 9% की लीड लेकर के बीजेपी को हमने 2/3 3/4 बहुमत दे दिया था, लेकिन हंग असेंबली हो गई। तो ये राजनीति में वोट शेयर सीट शेयर के ये बड़े प्रपंच होते हैं। हमने गुजरात में देखा, हमने हरियाणा में देखा, और हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये तकलीफ नहीं देगा बीजेपी को। ये स्क्यूड वोट शेयर बीजेपी को लोकसभा में बहुत काम आता है, क्योंकि वो ठीक है, लेकिन कंसंट्रेटेड ये स्क्यूड वोट शेयर विधानसभा में गुजरात या हरियाणा की तरह प्रॉब्लम कर सकता है। और ऐसे में अगर 20-25 सीट अगर मायावती लेके आ जाती हैं तो हो सकता है कि उनके हाथ में एक तरह से मास्टर की आ जाए, सत्ता की, किंग मेकर की भूमिका में क्वीन मायावती आ जाए। कोई इनकार नहीं कर। बिल्कुल सर, चलते चलते मुझे जी, चलते चलते बस एक सवाल और कि ये पांचों जो चुनावी राज्य हैं, इन चुनावी राज्यों में जो डबल इंजन की सरकार वाला फैक्टर है या फिर सीधे मोदी फैक्टर जो है, वो कितना महत्वपूर्ण फैक्टर बनकर उभर रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो घनघोर महत्वपूर्ण, मेरा मानना यह है 14, 17, 19 तीनों इलेक्शन बीजेपी ने मोदी के चेहरे पे जीते, और अगर ये इलेक्शन इस बार मोदी बीजेपी जीतती है तो केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता। तो मुझे इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि अगर आप देखें कि बीजेपी का नुकसान जो हो रहा है, नुकसान क्यों हो रहा है? लोग क्या सरकार से खफा है? नहीं। लोग क्या भाजपा से खफा है? नहीं। लोग क्या मोदी से खफा है? नहीं। हम भी जानते हैं कि नाराजगी का सबब या नाराजगी का एम वो केवल एक व्यक्ति या मुख्यमंत्री तक है। मुख्यमंत्री की अपनी पॉपुलैरिटी है, उनके यूएसपी है, लॉ एंड ऑर्डर, उनकी एक फैन फॉलोइंग है, लेकिन जो कुछ भी बीजेपी से नाराजगी से छिटक के गया वो मोदी के कारण नहीं गया, वो प्रधानमंत्री के कारण नहीं गया, वो मुख्यमंत्री के कारण गया। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी गया है उसे वापस लाने की अंत में जिम्मेदारी केवल प्रधानमंत्री की होगी, और वो बीजेपी को खींच ले जाएंगे तो बीजेपी को खींच। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी हमारे साथ बने रहने के लिए। तो अब तो वोटिंग की तारीख बिल्कुल सर पर आ गई है, तो ये ओपिनियन पोल का जो सिलसिला है वो यहीं थम जाएगा, और अब दर्शक इंतजार करेंगे आपकी तरफ से आने वाले एग्जिट पोल के आंकड़े का। फिंगर्स क्रॉस रहेंगी, तैयारी पूरी करेंगे सर, और फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू।